नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। पीजीटी की भाषा में आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चंस भी जो है वो इनको कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को जो है डिटेल से डिस्कस किया जाएगा और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में ये आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी जो है वो करता रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बोला गया है, क्रिस्टाना जॉर्जियवा हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो बोलते हैं कि क्रिस्टालिना जॉर्जियवा जो है वो हाल ही में जो है वो निम्नलिखित में से किस संस्थान की जो है वो प्रबंध निदेशक के रूप में जो है वो पुनः नियुक्त की गई है। इनको रीअपॉइंट जो है वो किया गया है और इनको किस इंस्टीट्यूशन का मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी जो है वो अभी बनाया गया है। देखो, इनको रीअपॉइंट किया गया है आईएमएफ। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। आईएमएफ का जो है वो इनको फिर से जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो रीअपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करते हैं ऐसे ही आईएमएफ के बारे में क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। एक तो इसका पूरा नाम एग्जाम में बन जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका पूरा नाम है। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा टफ पूछना हो तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया। अगर और भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेंगे कि आईएमएफ का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो आईएमएफ के हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में जो है वो स्थित है, यूएसए में। वो आपने ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ पर नाटो भी जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनके जो नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम आपने ध्यान रखना है। इनका नाम है जीन्स स्टोलनबर्ग। इनका नाम है जीन्स स्टोलनबर्ग जो है वो इनका नाम है। ये आपने नाम ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन में वर्ल्ड बैंक भी जो है वो दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं वो कौन है। देखिए, वर्ल्ड बैंक के जो चीफ हैं वो अजय भंगा हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये नाम और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ये 14th नंबर के प्रेसिडेंट जो हैं वर्ल्ड बैंक के बने हैं। तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम आप कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इनका नाम ये आपके लिए। और ये सब आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो है यहाँ से जानकारी मिल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ व्हाट इज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो बोलते हैं कि 2024-25 के लिए जो आईएमएफ के द्वारा जो है वो जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है इंडिया की, वो कितनी की गई है। तो देखो, आईएमएफ के बारे में अभी हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसके एमडी के बारे में। अब इसके द्वारा जो अनुमानित 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी है उसका अनुमान कितना लगाया गया है? 6.8%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 6.8% जो है वो सही आंसर है। ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, क्या इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी कोई पढ़ रखा है? हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक का क्वेश्चन जो था वो पढ़ा था। एडीबी का क्वेश्चन हमने पढ़ा था। एडीपी के द्वारा जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट की गई है 2024-25 के लिए, वो कितनी की गई है? तो वो की गई है 7.0%। ये आपने ध्यान रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी प्रोजेक्ट की है, तो 7.0% प्रोजेक्ट की है। अब देखो, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पीजीटी फिजिक्स के एग्जाम में आपने देखा था इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। और फिजिक्स के एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था तो हमने ये क्वेश्चन पढ़ा भी था। हमने कहाँ पर पढ़ा था? हमने हिमाचल के इकोनॉमिक सर्वे में जो था वो इसको रिवाइज किया था। हमने पढ़ा था कि एक एडवांस एस्टिमेट जो है वो आया है जिसमें इंडिया की इकोनॉमी को जो है वो कितना एक्सपेक्ट किया गया है कि ग्रो करेगी। तो देखो, इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी एक्सपेक्ट की गई है, वहाँ पर 7.3% जो है वो की गई है। ये आपने ध्यान रखना है। हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ी सी बात यहाँ पर कर लेते हैं। अब तो देखिए जी, हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल की इकॉनमी का जो कंडीशन है दिसंबर 2023 तक का डाटा उसमें एनालाइज किया गया और ये कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हिमाचल की जो ग्रोथ रेट है वो 7.1% रहने का जो है वो अनुमान है। और 22-23 में ये अनुमान लगाया गया था 6.9%। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि पहले कितना लगाया गया था, अब कितना लगाया गया है। 2023-24 के लिए जो है 7.1% लगाया गया है। ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ग्रोथ रेट के क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं, बाई विच ईयर इसरो हैज़ डिसाइडेड टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस। तो बोलते हैं कि जो हमारा इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जो है वो भारत को कब तक, जो अंतरिक्ष है उसको कब तक जो है वो मलबा मुक्त बनाने का जो है वो निर्णय लिया गया है। अगर हम बात करें, देखो, इसरो ने ये कहा है, यानी कि इसरो ने कहा है मतलब इसरो के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा कहा गया है। इसरो के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है एस सोमनाथ। उनका नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। एस सोमनाथ का नाम आपने ध्यान रखना है। इन्होंने अनाउंस किया है कि इसरो जो है ना वो 2030 तक जो है ये प्रण लेता है या फिर इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो है वो रखता है कि 2030 तक का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कि हम डेब्रिस फ्री स्पेस जो है वो बना देंगे।
देखो स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट जो हैं हो जाते हैं, तो उनका कचरा वहाँ पर इकट्ठा होता रहता है और वो बहुत ही कंसर्निंग है, वहाँ से कई बार हादसे भी हो जाते हैं। अब देखो हम बात करें कि अगर स्पेस में ये जो कचरा है इसको लेकर जो है वो एक और हमने इस तरह का जो था वो क्वेश्चन पढ़ा था। वो क्वेश्चन हमने पढ़ा था वुडन सैटेलाइट के बारे में, कि कौन सी कंट्री जो है वो पहली कंट्री ऐसी बनेगी जो वुडन सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कह रही है। तो देखो रिसेंटली जो था वो नासा ने जो था वो जापान की स्पेस एजेंसी के साथ जो था वो ये कहा था कि हम जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जो है वो लॉन्च करेंगे। तो आपने नासा के साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि इसका जापान का नाम, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम इसरो की यहाँ पर बात करते हैं तो इसरो का क्वेश्चन हमने इससे पिछले वाले पार्ट में भी पढ़ा था कि इसरो ने जो है वो किस कंट्री के साथ मिलकर जो है वो लुपेक्स लॉन्च किया है। ये जो लुपेक्स है ये क्या है, लुपेक्स जो है ये है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। तो लुपेक्स जो है वो इसरो ने किसके साथ मिलकर जो है वो लॉन्च किया है, तो ये जापान के साथ मिलकर किया है। जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उसके साथ मिलकर जो है ये किया है इंडिया के इसरो ने, ये आपने ध्यान रखना है। इसरो का हमने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा था कि इसरो ने जो है वो एक स्टेट ऑफ आर्ट सैटेलाइट लॉन्च किया है जो वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। उसका क्या नाम है, तो उसका नाम था इनसेट 3DS। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इनसेट यहाँ पर 3DS जो है वो मैं लिख देता हूँ, ये आपने ध्यान रखना है। ये इसका जो था वो नाम था इनसेट 3DS, ठीक है जी। तो इसरो ने जो है वो गगनयान के लिए भी जो है वो काम किया है, तो गगनयान मिशन भी इसरो का है। इसरो ने एक वुमेन रोबोट जो है वो तैयार किया और गगनयान से पहले ये जो वुमेन रोबोट तैयार किया गया है ये स्पेस पर जाएगा। इसका क्या नाम रखा गया था, तो व्योम मित्रा नाम उसका रखा गया था। व्योम मित्रा नाम हमने वो पढ़ रखा है। गगनयान से पहले जो महिला रोबोट बनाई है वो स्पेस पर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं टू विच कंट्री डिड इंडिया डोनेट एम्बुलेंस एंड स्कूल बसेज इंक्लूडिंग एड फॉर अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज। तो बोलते हैं कि भारत ने किस देश को जो है वो भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के लिए सहायता देने की घोषणा की है, उसके साथ साथ ही एम्बुलेंस वहाँ पर भेजने की घोषणा की है, स्कूल बसें देने की घोषणा जो है वो की है। देखो तो इंडिया के द्वारा, हमारा जो भारत है ना, इसके द्वारा ये अनाउंस किया गया है कि ये जल्दी ही जो है वो जो भी नेपाल के बाढ़ ग्रसित क्षेत्र हैं, नेपाल के भूकंप ग्रसित क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है वो सहायता भेजेगी। एम्बुलेंस जो है वो नेपाल को देगी और स्कूल बसेस जो है वो नेपाल को देंगी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर, नेपाल को ये सहायता देने की बात जो है वो इंडिया के द्वारा जो है वो कही गई है। नेपाल देखो इंडिया का पड़ोसी देश है, तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए जी, नेपाल के साथ इंडिया के कुछ एक स्टेट बाउंड्री भी शेयर करते हैं। वो कौन से स्टेट हैं और कितने टोटल स्टेट हैं ऐसे, तो टोटल 5 स्टेट जो है वो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें से उत्तराखंड आ जाता है, उत्तर प्रदेश जो है वो आ जाता है, बिहार यहाँ पर आ जाता है, बिहार के अलावा वेस्ट बंगाल जो है वो यहाँ पर आ जाता है, और सिक्किम जो है वो आ जाता है, जो नेपाल के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। इनमें अगर हम सबसे लंबी बाउंड्री की बात करें कि कौन शेयर करता है, तो बिहार सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है 729 किलोमीटर, और सबसे कम बाउंड्री जो है वो सिक्किम करता है 99 किलोमीटर, और वेस्ट बंगाल भी बहुत कम करता है 100 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल जो है ये बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ। तो इनकी ज़्यादा जो है वो क्या है, ज़्यादा सीमा जो लगती है वो बिहार के साथ लगती है, कम किसके साथ लगती है वो आपने जान लिया। कौन कौन से स्टेट हैं वो आपने जान लिया जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। देखो नेपाल में इससे पहले 2015 में भी जो है बहुत तगड़ा भूकंप जो था वो आया था, जिसने भारी तबाही जो था वो वहाँ पर मचाई थी। अब इंडिया ने नेपाल की सहायता करने के लिए उस टाइम में एक ऑपरेशन जो था वो चलाया था। तो 2015 में ये इंडिया के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया था, जब वहाँ पर तगड़ा ही भूकंप आया था और वहाँ से काफ़ी नुकसान नेपाल को पहुँचा था। उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन मैत्री। ठीक है जी, ऑपरेशन मैत्री आपने उसका नाम ध्यान रखना है। और इंडिया देखो टाइम पर इस तरह के मिशन, अलग अलग मिशन जो है वो अलग अलग कंट्रीज़ में लॉन्च करता रहता है, ताकि कई बार मिशन लॉन्च किया जाता है अपने सिटीजन्स को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए, कई बार उस कंट्री की हेल्प करने के लिए जो है वो ऑपरेशन चलाया जाता है। हमने देखा था कि इससे पहले जो था वो टर्की और सीरिया में जो है भूकंप आया था और काफ़ी तबाही जो था वो उसने मचाई थी। तो इंडिया ने उस टाइम भी एक ऑपरेशन जो था वो लॉन्च किया था और उसको नाम दिया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त करके जो था वो उसको नाम दिया गया था, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो था वो सीरिया और टर्की अफेक्टेड एरियाज़ में जो था वो चलाया गया था। अगला क्वेश्चन अब देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट अ वैक्सीन फॉर मेनिनजाइटिस। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो मेनिनजाइटिस के लिए जो है वो वैक्सीन पेश करने वाला पहला देश जो है वो बन गया है। तो मेनिनजाइटिस के लिए अगर किसी कंट्री ने सबसे पहले वैक्सीन जो है वो पेश की है वो है नाइजीरिया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
नाइजीरिया के द्वारा जो है वो मेनिनजाइटिस के लिए जो है वो क्या किया गया है, वैक्सीन जो है वो रोल आउट की गई है। अब देखो ये वैक्सीन किसके द्वारा जो है वो रिकमेंड की गई है, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये वैक्सीन जो है वो रिकमेंड की गई है। और देखो मेनिनजाइटिस जो है वो एक बीमारी है और इसमें क्या होता है, मस्तिष्क जो होता है ना, ब्रेन जो होता है, रीढ़ की जो हड्डी होती है उसकी जो झिल्लियाँ हैं वहाँ पर सूजन जो है वो आने लग जाती है और इसको जो है वो ब्रेन फीवर भी कहते हैं, स्पाइनल मेनिनजाइटिस भी इसको कहा जाता है और ये एक जानलेवा बीमारी जो है वो मानी जाती है। इसलिए जो है वो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन सी कंट्री ने ये वैक्सीन रोल आउट की है। ठीक है जी, तो ये आपको पता चल गया। अब हम यहाँ से जानेंगे कि हेल्थ डे भी जो है वो मनाया जाता है और हेल्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है। देखिए हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को, तो इसी महीने मनाया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया हेल्थ डे डिस्कस करना। 7 अप्रैल को ही जो था वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए जो है ये मनाया जाता है। अब हेल्थ डे जो है वो मनाया गया 2024 में, तो 2024 में इसकी थीम क्या रखी गई थी वर्ल्ड हेल्थ डे की, वो थोड़ा सा पता होना चाहिए। माई हेल्थ माई राइट करके जो था वो इसकी थीम रखी गई थी, तो ये थीम भी आसान ही है, माई हेल्थ माई राइट करके इसकी थीम रखी गई थी। ये क्वेश्चन हम बहुत बार रिवाइज करते हैं। बाकी आपको मेनिनजाइटिस के बारे में, नाइजीरिया के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स अंगारा A5 स्पेस रॉकेट, तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश ने अपना अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट का सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया है। तो अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें तो अपना अंगारा A5 स्पेस रॉकेट जो है वो हाल ही में सक्सेसफुली जो है वो ये टेस्ट किया गया है रशिया के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, रशिया के द्वारा जो है ये टेस्ट किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभी देखो हमें क्या क्या सिनेरियो वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है कि एक और युद्ध जो है वो चला हुआ था रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो अलग अलग मिसाइल्स जो था वो उस टाइम दागी गई थी। परंतु दूसरी ओर हमें देखने को मिला कि ईरान और इजराइल के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो गया, तो वो भी काफ़ी कंसर्निंग बन गया, वो भी आपने ध्यान रखना है। अब हम मिसाइल सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो रशिया का ही एक मिसाइल सिस्टम जिरकॉन मिसाइल सिस्टम हमने पहले पढ़ रखा है कि जिरकॉन मिसाइल जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये रशिया के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है, ये आपने ध्यान रखना है जिरकॉन मिसाइल के बारे में। और कौन कौन सी ऐसी मिसाइल्स हैं, एक तो जिरकॉन मिसाइल हो गया, और कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, तो रिसेंटली हमने देखा था कि एक बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल भी जो था वो चर्चा में थी, तो वो भी रशिया की ही जो था वो मिसाइल थी, तो बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल हो गया, वो भी रशिया की ही थी। और S-400 मिसाइल सिस्टम हो गया, ये जो S-400 मिसाइल सिस्टम है ये किसका है, ये भी तो रशिया का ही सिस्टम है S-400 मिसाइल सिस्टम, तो वो भी हमने ध्यान रखा है। हमने जो था वो एक मिसाइल सिस्टम पढ़ा था खेबर बैलिस्टिक मिसाइल हमने पढ़ी थी। ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो कौन सी कंट्री की है, तो ये जो है वो ईरान की है, ये आपने ध्यान रखना है। ईरान की जो है ये मिसाइल है, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी देखो ना ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर जो है वो अटैक किया गया था। देखो इजराइल का जो सुरक्षा सिस्टम था वो इतना स्ट्रांग था ना कि लगभग 300 के करीब मिसाइलें जो था वो इजराइल के ऊपर दागी गई ईरान के द्वारा, परंतु इजराइल ने जो था वो क्या किया, उन सभी को जो था वो फेल कर दिया। बेशक कुछ एक कंट्रीज जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज हो गया वो इजराइल का साथ ज़रूर दे रही हैं, परंतु फिर भी इजराइल का सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। छोटी सी कंट्री है परंतु इनके पास इंडिया इनके साथ इरिगेशन में बहुत ज़्यादा काम करता है, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प लेता है यहाँ से, तो ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो इंडिया के लिए दोनों ही कंट्रीज, चाहे वो इजराइल हो गया चाहे वो ईरान हो गया, तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। एक तरफ तेल की बात आ जाती है, दूसरी तरफ कुछ और रिलेशन आ जाते हैं, तो दोनों के साथ इंडिया बैलेंस करके चला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली बजरनी बेनेडिक्टस बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो नाम ही बहुत इनके डिफ़िकल्ट से होते हैं, थोड़े से अजीब से। तो ये जो बजरनी बेनेडिक्टसन जो हैं वो अभी बने हैं, बोलते हैं कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये बने हैं, तो ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अभी हाल फिलहाल में बने हैं, ये आइसलैंड कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, आइसलैंड के ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं। देखिए जी ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, तो दोनों क्वेश्चंस को लिंक करेंगे, ये दोनों ही नहीं भूलेंगे आपको। हमने साइमन हैरिस का नाम जो था वो पढ़ा था, साइमन हैरिस जो है ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं कौन सी कंट्री की, तो ये आयरलैंड के जो हैं वो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं, तो एक इनका नाम इंपॉर्टेंट हो गया। हम इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर्स के नाम जानते हैं जो अभी हाल फिलहाल में जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं, कि कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो 2024 में अपॉइंट किए गए हैं। एक तो हमने पढ़ा था अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा,
ये जो है वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये कुवैत के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। साइमन हैरिस हमने पढ़ लिया है कि ये कौन सी कंट्री के बने, ये अभी हमने पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो वो पैलेस्टीन के प्राइम मिनिस्टर जो था वो बने थे, मार्च 2024 में वो बने थे। इविका डेकिक जो था ये प्राइम मिनिस्टर बनी थी सर्बिया के, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। इनका नाम तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, ये आपने देखना, इविका डेकिक जो है ये नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। बाकी एग्ज़ाम में जो नाम पूछे गए थे वो क्या पूछा गया था कि अभी यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है। यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं मोहम्मद बिन जायद अल नयान, उनका नाम आपने ध्यान रखना है कि कौन है। जब देखो 2024 में रिपब्लिक डे हुआ था, रिपब्लिक डे में जो है वो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था, देखो फ्रांस के प्रेसिडेंट को जो था वो बुलाया गया था। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। उनको चीफ गेस्ट के रूप में जो था वो इंडिया ने बुलाया था रिपब्लिक डे के ऊपर 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर, तो वो आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से भी रिवाइज हो गए। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं नानसा आइलैंड कहाँ पर स्थित है। नानसा आइलैंड इज सिचुएटेड एट, तो नानसा द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट जो है वो एक आइलैंड है। इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और जियोग्राफिकली भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो नानसा आइलैंड की अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आइलैंड जो है वो साउथ चाइना सी में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर है। साउथ चाइना सी का नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि क्यों ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन देखो इम्पॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हम जानते हैं यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से देखो हम इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट जो है वो रिवाइज करेंगे कि कौन सी स्ट्रेट जो है वो कहाँ पर स्थित है, कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में जो है वो स्ट्रेट जो है वो स्थित है। एक तो अपने हमारी पाक स्टेट ध्यान रखनी है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो है वो स्थित है, वो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर जो है वो कौन सी कंट्री के बीच में जो है वो स्थित है। और दूसरा आपको क्या पता होना चाहिए कि ईरान की बात हुई थी तो हॉर्मज एक स्ट्रेट आती है, हॉर्मज स्ट्रेट जो आती है ना वो ईरान और ओमान के बीच में जो है वो स्थित है, उसका आपने ध्यान रखना है। फ्लोरिडा स्ट्रेट आती है, क्यूबा और यूएसए के बीच में स्थित है। गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में वैसे ये स्थित है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करते हैं तो वो स्पेन और मैक्सिको के बीच में आती हैं। इन टर्म ऑफ सी अगर हम बात करते हैं तो अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियन सी को जो है वो आपस में जोड़ती है, ये अलग करती है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का आ जाता है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये मलेशिया और सुमात्रा जो है उसको आपस में जोड़ता है। ये अगर हम बात करें पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन को जो है ये जोड़ता है, पैसिफिक ओशियन टू ईस्ट से जोड़ता है और इंडियन ओशियन टू वेस्ट से ये जोड़ता है। ठीक है जी। बॉस्पोरस स्ट्रेट हो गया जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को आपस में जोड़ती है, वो आपने ध्यान रखना है। और एक हडसन स्ट्रेट हो गया, हडसन स्ट्रेट जो है वो हडसन बे को और लेब्राडोर सी को जो है वो आपस में जोड़ती है। तो लेब्राडोर का नाम आ गया तो हडसन का नाम आपने खुद ही याद रख लेना है कि इस तरह से ये साथ में ही होंगे। तो ये आपको पता चल गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चल गया आपको। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन है से, या फिर आप कह देंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ लिए जाए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। देखो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो बाउंड्री लाइन है, जिसका कौन सी ऐसी लाइन है जो नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में जो है वो स्थित है। अब देखो अगर हम बात करते हैं कि कौन सी है इनमें से, तो इनमें यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आपने 38th पैरेलल ध्यान रखना है नाम। 38th पैरेलल जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के बीच में स्थित है लाइन, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो पड़ती है उसको रेड क्लिफ जो है वो कहते हैं, और वैसे ही इंडिया और चाइना के बीच में जो पड़ती है उसको मैकमोहन लाइन जो है वो कहा जाता है। वैसे ही आपने ध्यान रखना है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो है उसको क्या कहते हैं, 38th पैरेलल के नाम से जो है वो उसको जाना जाता है। और उसी तरह देखो 17 पैरेलल यहाँ पर दिया गया है, तो 17 पैरेलल जो है वो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम के बीच में पड़ती है लाइन, बाउंड्री जो है ना उसको 17 पैरेलल के नाम से जाना जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो है वो 17 पैरेलल के अलावा जो है वो एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको कि इजिप्ट और सूडान को जो बाउंड्री बनाती है उसको जो है वो 22 पैरेलल जो है वो कहा जाता है, वो आपने नोट करना है। अमेरिका और कनाडा जो है वो इनके बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम 49 पैरेलल जो है वो उसका नाम है, वो आपने ध्यान रखना है।
और इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि जर्मनी और पोलैंड की जो बीच में जो बाउंड्री पड़ती है उसको जो है वो उसको क्या कहते हैं, उसको हिंडनबर्ग कहते हैं। और जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो लाइन है उसको मैगिनोट लाइन जो है वो कहते हैं, मैगिनोट लाइन जो है वो उसको कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में। इनके नाम इनका पता होना चाहिए आपको कौन कौन सी कंट्री के बीच में स्थित है। पीजीटी के एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी के पेपर की टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप देखो यहाँ से इजीली टेस्ट सीरीज़ जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद की जो आपकी कमियां हैं एक तो वो पता चल जाएंगी, एक्यूरेसी आप में आ जाएगी, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी कि आपको जो है वो एग्ज़ाम में बैठने का डर लग रहा है। बशर्ते आपको ऑनेस्टी के साथ ये सारा काम करना पड़ेगा। और पीजीटी एक ऐसी नौकरी है जो कॉलेज कैडर के बाद टॉप लेवल की नौकरी जो है वो टीचिंग में मानी जाती है। और इस तरह की नौकरी को पाने के लिए अगर इतनी मेहनत करनी पड़े तो मुझे लगता है कि करनी चाहिए। हालांकि इससे ज़्यादा भी करनी पड़े तो वो भी करनी चाहिए। तो कोशिश करें अपनी तरफ से पूरी। और नीचे टेस्ट सीरीज़ के लिंक दिए गए हैं कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर व्हेन वर फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बोलते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य जो था वो कब जोड़े गए थे। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था वो कब जोड़ी गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जोड़ी गई थी 1976 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो हमने क्या देखा कि पीजीटी हिंदी का पेपर हुआ था, उसमें क्या किया गया था, उसमें पूछ लिए गए थे हिस्ट्री के क्वेश्चन, इकोनॉमी के क्वेश्चन। हो सकता है आगे आने वाले किसी एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चन भी पूछ ले जाए, और पूछे गए तो इस तरह के क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हो जाएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में। पूरी बात जानते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा। देखो 1976 में जो था वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी एक थी जिसकी रिकमेंडेशन पर जो था वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो था वो बनाई गई थी। और अगर हम बात करते हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी जिसके तहत इसको ऐड किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो आती हैं, तो पार्ट 4A आपने ध्यान रखना है। ये पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, तो आर्टिकल 51A जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो है वो बात करता है। हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो अलग अलग हैं, उनमें जो है वो कौन कौन सी आ जाती है, तो मुख्य रूप से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गया, इसकी रिस्पेक्ट करनी है, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। इसमें ये कहा गया है कि देखिए जितने भी जो है वो इंडिया का रिच हेरिटेज है, कल्चर है जो है उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी जो है उसी के नागरिकों की है। तो मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है वो आता है, रिच हेरिटेज कल्चर जो है उसको प्रिजर्व करने के लिए। और जो हमारा एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ हो गया, इसको भी प्रोटेक्ट करने की बात फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है वो कही गई है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप किया जाए और ह्यूमनिज़म हो, स्पिरिट हो जिससे जो है रिफॉर्म भी लाए जा सकें, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो है वो आता है। और इस तरह की बहुत सारी हैं, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को जो है वो अपहोल्ड करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो बहुत सारी हैं, एक बार आपको पढ़ के रखनी है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट्स भी जो हैं वो दिए गए हैं, तो कौन सा पार्ट किसके साथ डील करता है। देखिए हम बात करते हैं अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो एक तो पार्ट हमने पढ़ लिया पार्ट 4A, इसका तो आपको पता चल गया ये किसके साथ डील करता है। उसी तरह उससे पहले पार्ट 4B आता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करता है। उससे पहले पार्ट 3 आता है जो फंडामेंटल राइट से डील करता है। तो उससे पहले पार्ट 2 आता है जो सिटीजनशिप के साथ डील करता है। उससे पहले पार्ट 1 आता है जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात जो है वो करता है। तो ये अलग अलग पार्ट आ जाते हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन की बात जो है वो कौन से पार्ट में जो है वो की गई है, तो पार्ट नंबर 15 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें इलेक्शन की बात जो है वो की गई है। आर्टिकल कौन सा है इलेक्शन वाला, 324 आर्टिकल जो है वो इलेक्शन वाला, इलेक्शन कमीशन वाला ये आर्टिकल जो है वो आ जाता है। तो ये भी नोट करना है आपको यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एलाइड सर्विसेज की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। एलाइड का एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें पोस्टें भी इंक्रीज़ हो गई हैं, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए और भी ज़्यादा बनी हुई है यहाँ पर कि आप नौकरी अच्छी ले सकते हैं। इतनी मेहनत करनी है तो नौकरी तो खैर अच्छी होनी ही चाहिए। और एलाइड की टेस्ट सीरीज ऐसी है कि एलाइड की तैयारी करेंगे तो बाकी एग्ज़ाम्स की तैयारी भी खुद ब खुद हो जाती है। और
एलाइड का सिलेबस ही इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। तो ये टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो नीचे पीजीटी के साथ ही इसका लिंक भी दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन देखें, बोलते हैं व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। तो बोलते हैं कि हाल ही में जो जारी किया गया साइबर क्राइम एक अपराध सूचकांक, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। टॉप कंट्रीज भारत का स्थान कौन सा रहा वो आप कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।